नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही असाधारण विषय पर बात करने वाले हैं। जब भी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का नाम आता है तो जहन में तुरंत भारतीय संविधान के निर्माता और एक महान समाज सुधारक की छवि उभरती है। लेकिन आज हम उनके जीवन के उस पहलू पर रोशनी डालेंगे जिसने असल में उनके इस विराट व्यक्तित्व की नींव रखी, और वो है उनका अकल्पनीय शैक्षणिक सफर। ठीक है, चलिए सीधे इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे उन्होंने ज्ञान के शिखर को छुआ। 32। जी हाँ, 32 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। हम यहाँ 32 अलग अलग शैक्षणिक डिग्रियों की बात कर रहे हैं। जरा सोचिए, एक ही जीवन काल में इतनी डिग्रियां। ये आंकड़ा किसी को भी हैरान करने के लिए काफी है। लेकिन ये महज कागजों का अंबार नहीं था, बल्कि एक ऐसे तेज दिमाग का निर्माण था जो आगे चलकर एक पूरे राष्ट्र की दिशा बदलने वाला था। इसी बेमिसाल शिक्षा ने उन्हें समाज की गहराई तक फैली असमानताओं को चुनौती देने की ताकत दी। तो इस पूरे विश्लेषण को आसानी से समझने के लिए हमने इसे कुछ मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला, एक असाधारण शैक्षणिक यात्रा। दूसरा, अर्थशास्त्र को लेकर उनका वित्तीय दृष्टिकोण। तीसरा, कानून और न्याय की नींव। चौथा, समाजशास्त्र और मानविकी। और अंत में पांचवा, इस शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, एक असाधारण शैक्षणिक यात्रा। इस विशाल सफर को समझने के लिए ये टाइमलाइन एकदम सही जगह है। ये सफर शुरू होता है 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स के साथ। फिर महज 3 साल बाद 1915 में वे न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल करते हैं। और फिर 1923 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर ऑफ साइंस। बॉम्बे से लेकर कोलंबिया और लंदन तक ये सिर्फ एक भौगोलिक यात्रा नहीं थी, बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन संस्थानों से ज्ञान बटोरने की एक शानदार शुरुआत थी। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, अर्थशास्त्र, एक वित्तीय दृष्टिकोण। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि अर्थशास्त्र को लेकर उनका अध्ययन कितना व्यापक था। कोलंबिया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमए, एमएससी और पीएचडी तो थी ही, साथ ही उन्होंने लेबर इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स जैसे बेहद विशिष्ट विषयों में भी महारत हासिल की। ये कोई आम पढ़ाई नहीं थी। ये गरीबी, असमानता और मजदूर वर्ग की तकलीफों को आर्थिक नजरिए से समझने और उनके ठोस समाधान निकालने की एक बहुत ही सोची समझी तैयारी थी। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ये सब महज किताबी ज्ञान नहीं था। कोलंबिया विश्वविद्यालय से उनकी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी पीएचडी के शोध का विषय देखिए, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। उनका ये अध्ययन पूरी तरह से भारत के जमीनी आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था, और इसी शोध ने आगे चलकर भारतीय अर्थव्यवस्था की समझ को एक नई दिशा दी और देश की वित्तीय नीतियों पर अपना बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ा। अब आते हैं भाग 3 पर, कानून और न्याय की नींव, वो ज्ञान जिसने आगे चलकर भारतीय संविधान को जन्म दिया। यहाँ उनका क्रमिक विकास बिल्कुल साफ दिखाई देता है। पहले कोलंबिया से बैचलर ऑफ लॉ, फिर लंदन से बैरिस्टर एट लॉ, उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर ऑफ लॉज, और अंत में लंदन विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ लॉ। हर एक कदम के साथ वे कानूनी पेचीदगियों में और भी ज्यादा माहिर होते जा रहे थे। ये सिर्फ डिग्रियों की सीढ़ी नहीं थी, बल्कि ये उस कानूनी ढांचे का ब्लूप्रिंट तैयार करने की ट्रेनिंग थी जिस पर एक नए और स्वतंत्र भारत की इमारत खड़ी होने वाली थी। एक छोटी लेकिन अहम बात, उनका कानूनी ज्ञान सिर्फ देश की सीमाओं तक सिमटा हुआ नहीं था। उन्होंने इंटरनेशनल लॉ और लॉ एंड जस्टिस में भी मास्टर्स किया था। इससे पता चलता है कि उनकी सोच कितनी वैश्विक थी। वे सिर्फ देश के नियम कानून नहीं पढ़ रहे थे, बल्कि सार्वभौमिक न्याय के गहरे और वैश्विक सिद्धांतों को समझ रहे थे। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, समाजशास्त्र और मानविकी। यहीं पर उनकी बुद्धि का असली और हैरान कर देने वाला विस्तार देखने को मिलता है। जरा इस सूची पर एक नजर डालिए। इतिहास, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, अंग्रेजी साहित्य, जर्मन, लोक प्रशासन, गणित, भाषा विज्ञान, मानवशास्त्र और राजनीति विज्ञान। इन सभी अलग अलग विषयों में मास्टर डिग्रियां। इस तेज गति से इन तमाम विषयों को पढ़ने का मकसद सिर्फ ज्ञान बटोरना बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये मानव समाज, संस्कृति और प्रशासन के हर एक पहलू को गहराई से समझने की उनकी अद्भुत क्षमता को दर्शाता है। एक ही जीवन में इतने सारे अलग अलग क्षेत्रों का विशेषज्ञ बनना सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब जो बात है स्लाइड के बारे में वास्तव में दिलचस्प है, वो ये है कि उनका अध्ययन कितना संतुलित था।
एक तरफ उन्होंने पश्चिमी दर्शन का बहुत ही व्यापक अध्ययन किया और ठीक उसी समय अपना ध्यान बौद्ध दर्शन और उसके सामाजिक राजनीतिक पहलुओं पर भी पूरी तरह केंद्रित रखा। उनका ये निष्पक्ष नजरिया दिखाता है कि वे विभिन्न धर्मों और उनके सामाजिक प्रभावों का कितना तटस्थ और वैज्ञानिक विश्लेषण कर रहे थे। और फिर आते हैं ये दो बेहद विशाल ऐतिहासिक मील के पत्थर, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर और डॉक्टर ऑफ साइंस। थोड़ा रुककर सोचिए, ये उन गिने चुने सर्वोच्च अकादमिक सम्मानों में से हैं जो किसी को उनके पूरे जीवन काल के असाधारण योगदान के लिए दिए जाते हैं। ये साहित्य, सामाजिक न्याय और धर्म के वैज्ञानिक विश्लेषण के प्रति उनके अतुलनीय कार्यों की एक तरह से वैश्विक मान्यता थी। और अंत में हम पहुंचते हैं भाग 5 पर, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य। सच कहा जाए तो ये पूरी की पूरी शैक्षणिक यात्रा कभी भी व्यक्तिगत गौरव हासिल करने या महज डिग्रियां जमा करने के लिए नहीं थी। ये बहुआयामी शिक्षा तो एक बहुत ही सचेत रूप से तैयार किया गया हथियार था। इसी बेजोड़ शिक्षा ने उन्हें संविधान का मसौदा तैयार करने की कानूनी सूझबूझ दी। इसी ने श्रमिक वर्ग के हकों के लिए लड़ने की आर्थिक दृष्टि दी और इसी असीमित ज्ञान ने उन्हें समाज में गहरी पैठ बना चुकी असमानताओं को जड़ से उखाड़ फेंकने का साहस और समझ प्रदान की। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही अहम विचार सामने आता है, जब ये देखा जाता है कि कैसे एक व्यक्ति ने अपनी शिक्षा को एक पूरे राष्ट्र की तकदीर बदलने के साधन में बदल दिया, तो एक सवाल जरूर उठता है। आज के समय की सामाजिक असमानताओं और जटिल चुनौतियों को दूर करने के लिए आधुनिक शिक्षा का उपयोग कैसे किया जा सकता है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर गंभीरता से मंथन किया जाना चाहिए। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।